हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का बुक है बिहार दरोगा के लिए, उसका अगला पार्ट जो कि सेट नंबर रहेगा 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर राजवंश है और इधर है राजधानी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की जो राजधानी थी ये थी तंजौर, ये सही है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहेगा तो ये मानेखेत थी, ये भी सही है। पाल वंश की राजधानी कहेगा तो ये मुंगेर थी, ये भी सही है। और पल्लव वंश के कहेगा राजधानी कहाँ थी? तो ये राजगिरी नहीं थी, पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। कहाँ थी? तो कांचीपुरम, ये पल्लव वंश की राजधानी थी। राजगिरी कहेगा तो मगध की राजधानी था ये। चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे विजयालय। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कहेगा तो दंती दुर्ग हो जाएंगे। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। आगे देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। प्राचीन कालीन स्मृतियों में से सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई? तो सबसे पहले मनु स्मृति की रचना की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये किस काल में हुआ था? तो ये मनु स्मृति की जो रचना की गई थी ये की गई थी शुंग काल में। आगे देखेंगे, 3 नंबर हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल में कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो दक्षिण भारतीय राज्य जो था ये भाग लिया था राष्ट्रकूट वंश। ऑप्शन हो जाएगा डी। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे ध्रुव, वो भाग लिए थे। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ये हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? तो ये कश्मीर के शासक थे जैनुल आबादीन। ऑप्शन हो जाएगा सी। और इन्हें कश्मीर के अकबर भी बोला जाता है। 5 नंबर हो जाएगा, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी के गठन किए थे सूर्य सेन। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो पहला अधिवेशन हुआ था ये हुआ था अप्रैल 1915 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 7 नंबर है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी प्राथमिक शिक्षा के स्तर से। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? तो उपरोक्त कथन के संबंध कहेगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में। और सहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था ये हुआ था 1930 में। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं बुर्जहोम से। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। दमदमा कहेगा तो ये महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है, अकबर के शासनकाल में बिहार के कितने सरकारों में विभाजित था? तो ये 7 सरकार में विभाजित था। ऑप्शन हो जाएगा सी। 11 है, निम्न में कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो देखते हैं, संध्या था, युगांतर था, युगांतर कहेगा तो ये भी था, और वंदे मातरम था। तो इसमें से सभी किससे संबंधित था? तो क्रांतिकारी विचारधारा से। तो इसका सभी संबंधित है, तो इसमें जो आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा डी। 12 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? इधर अभिलेख है और इधर शासक, इसे देखना है। तो जो नासिक अभिलेख था ये संबंधित था गौतमी पुत्र बलश्री से, ये सही है। देवपाड़ा अभिलेख के संबंध कहेगा जो विजय सेन से है, ये भी सही है। जूनागढ़ के जो अभिलेख है ये स्कंद गुप्त से संबंधित है, ये भी सही है। और मंदसौर जो अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं था। मंदसौर जो अभिलेख था ये संबंधित था मलावा नरेश यशो बर्मन से। और पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित अभिलेख कहेगा तो ये हो जाएगा एहोल। एहोल जो अभिलेख था
ऐहोल अभिलेख के संबंध हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। और जूनागढ़ के जो अभिलेख है, जूनागढ़ के भीतरी अभिलेख कहेगा तो स्कंद गुप्त से है, और जूनागढ़ के अभिलेख केवल कहेगा तो रुद्र दामन से होता है। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया था 1971 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाली महिला थी, जो कि पहली बार बनी थी 1966 में। 14 नंबर है, अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे BM कॉल। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर है, अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो अहपन लोक कला के संबंध हो जाएगा बिहार राज्य से। ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 है, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना को 7 कमांड में विभाजित किया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। वायुसेना और नौसेना को कहेगा तो नौसेना को 3 कमांड में विभाजित किया गया है। थल सेना के 7 कमांड में विभाजित किया गया है। वायुसेना और थल सेना को दोनों को 7 कमान में विभाजित किया गया है, और वही नौसेना कहेगा तो 3 कमान में। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया था 2016 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त किए थे। कौन किए थे? तो कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। 18 नंबर है, नगद कोष अनुपात जिसे CRR कहते हैं, नगद कोष अनुपात के संबंध निम्न में कथनों पर विचार करें। तो नगद कोष अनुपात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तो देखते हैं, यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये सही है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है, और ये भी सही है। यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है, यही गलत है। यह जो राशि है नगद के रूप में RBI के पास नहीं रखा जाता है। तो इसमें से जो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर है, बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? तो ये हो जाएगा उधार एवं अन्य देयताएं। उधार एवं अन्य देयताएं हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? तो भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कह रहा है कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? तो 8% है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 21 नंबर है, निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? तो ये राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन है ए। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर हो जाएगा, केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय कपास शोध संस्थान ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 23 नंबर है, हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन जो कूटनीति है ये संबंधित है मलेशिया से। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर हो जाएगा, यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन है बी। 25 हो जाएगा, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है वाशिंगटन DC में। ऑप्शन है बी। आगे देखेंगे 26 नंबर है, वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में कौन बने हैं? तो ये बने हैं कीर स्टारमर। ऑप्शन हो जाएगा सी, कीर स्टारमर। 27 नंबर है, नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में संपन्न हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 29 है, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये लिया गया है लद्दाख में। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर है, किस देश में पहला ई-स्पोर्ट ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो ये देश हो जाएगा, किस देश में कह रहा है कि पहला ई-स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो सऊदी अरब में। ऑप्शन हो जाएगा ए। 31 नंबर है,
देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा जापान में। ऑप्शन हो जाएगा ए। 33 है, किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? तो ये शामिल किया गया है केरल के स्कूली पाठ्यक्रम में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 34 नंबर हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है ये मनाया जाता है 5 जून को, और इसकी थीम जो है ये हो जाएगा लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेंस। लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेंस, ये विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम है। 35 नंबर हो जाएगा, बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, यह किस जिला में स्थित है? तो ये स्थित है जमुई जिला में। किस जिला में? तो जमुई जिला में स्थित है, और ये हो जाएगा नागी और नकटी। नागी हो जाएगा और ये हो जाएगा नकटी। आगे बढ़ेंगे, 36 नंबर है, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस मनाते हैं 8 जून को। ऑप्शन हो जाएगा सी। 37 है, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं कार्लेस अल्कराज, और ये किस देश के हैं? तो ये हैं स्पेन के। महिला में कहेगा तो ईगा स्विटिक जीती हैं। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 39 नंबर है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान हो जाएगा 116। ऑप्शन है ए। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो यूएन द्वारा 2025 में कह रहा है कि तो क्वांटम विज्ञान का वर्ष मनाया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वांटम विज्ञान का वर्ष। 41 है, हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो जो मिशन निश्चय है ये शुरुआत किया गया है पंजाब के पुलिस के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया है? तो भूमि नायक के सम्मान दिया गया है सिद्धेश साकोरे को। सिद्धेश साकोरे को। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इंग्लिश है, देखते हैं 43 नंबर हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान के भरना है। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही, खाली स्थान, हिज मनी। तो यहाँ पे क्या होगा उसे देखना है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड डिपोजिटेड। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही हैड डिपोजिटेड हिज मनी। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 नंबर देखते हैं, 44 नंबर में हो जाएगा फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो मिस स्पेल्ड वर्ड है उसे देखना है। तो इसमें हो जाएगा ओसोफागस, इसमें हो जाएगा डॉग, क्योंकि ओ के जगह स्थान पे यहाँ पर ई होगा तब ये सही होगा। ईसोफागस होता है जिसका अर्थ कहेगा तो ये होता है घेगा। क्या होता है? घेगा। आगे बढ़ेंगे, 45 नंबर हो जाएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो जो नीचे दिया गया उसमें से सही आंसर ऑप्शन चूज करना है। तो देखते हैं, योर्स लविंगली इज राइटिंग इन, योर्स लविंगली इज राइटिंग इन। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर्स। ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर्स हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ से हिंदी है तो देख लेते हैं, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भूधर। ऑप्शन हो जाएगा डी, भूधर हो जाएगा पहाड़ का पर्यायवाची शब्द। 47 है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिस क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता हो उसे कहते हैं अकर्मक। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 48 नंबर हो जाएगा, निम्न में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसमें से प्रश्नवाचक हो जाएगा कौन? ऑप्शन हो जाएगा बी। 49 है,
निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इस वाक्य में देखना है कि कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। 50 नंबर हो जाएगा आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आसमान टूट पड़ना मुहावरे के अर्थ हो जाएगा मुसीबत आना, ऑप्शन हो जाएगा बी। जो लोग बोलते हैं कि आसमान टूट पड़ गया है तो इसका हो जाएगा मुसीबत आना, यानी कि उस पर मुसीबत आ गया है। 51 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसे देखना है। तो देखते हैं बारी बारी। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की बहुलता होती है और ये गलत है। जलोढ़ मिट्टी में केवल किसकी बहुलता होती है, तो केवल पोटास की बहुलता होती है, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की क्या होती है, तो कमी होती है। एक बार फिर से देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की जो मात्रा होती है इसकी कमी होती है, तो ये यही गलत है। दूध देखेंगे लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, ये सही है। काली मिट्टी में आयरन, चूना और एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ये भी सही है। तो इसमें कथन 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। जलोढ़ जो मिट्टी है भारत में सबसे अधिक पाई जाती है और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है। आगे बढ़ेंगे 52 नंबर हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन हो जाएगा ए। 53 नंबर देखेंगे 53 में है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, तो उसे देखना है। इधर है जलडमरू स्थल और इधर है स्थित, यानी कौन सा जलडमरू स्थल कहाँ पे स्थित है उसे देखना है। जिब्राल्टर जो जलडमरू स्थल है यानी कि जलडमरू माध्य, ये किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और ये सही है। जिब्राल्टर जो जल संधि है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। कुक कहेगा तो ये तस्मान सागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी सही है। मलाक्का जनसंधि किसको जोड़ता है, तो जावा सागर तथा बंगाल की खाड़ी को, यानी कि ये स्थित भी है, तो मलाक्का जनसंधि ये भी सही है। डोबर देखते हैं, डोबर जो जल संधि है ये उत्तरी सागर को प्रशांत महासागर से नहीं, ये उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और यही गलत था। जो डोबर जल संधि है ये उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, तो यही गलत है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 54 नंबर हो जाएगा प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है, तो प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा होती है किस राज्य में, तो तमिलनाडु में, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 55 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, तो इसमें स्थित है नजका प्लेट। नजका जो प्लेट है ये दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 56 देखेंगे सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है, तो सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल हो जाएगा इसमें निहारिका परिकल्पना, ऑप्शन हो जाएगा बी, निहारिका परिकल्पना। आगे देखेंगे 57 नंबर हो जाएगा एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं समकालिक रेखा, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे 58 नंबर हो जाएगा गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है, तो गोदावरी नदी के जो अपवाह बेसिन है ये फैला हुआ है किसके किसके बीच, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के बीच, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 59 नंबर हो जाएगा दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा ए। 60 है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है, तो ये होता है भारत के अंदरूनी भाग में, ऑप्शन हो जाएगा डी। 61 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी? तो ये की गई थी 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 62 नंबर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सम्मिलित कीजिए। ये हो जाएगा विभाग और इधर हो जाएंगे मंत्री। शिक्षा विभाग के कहेगा कि मंत्री कौन थे? तो शिक्षा विभाग के मंत्री हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो रेल एवं परिवहन मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे आर.के. शनमुखम शेट्टी। आगे बढ़ेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 64 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो ये देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 के डी में दिया गया है। जो अनुच्छेद 19 है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 19 के ए में कहेगा तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता है। 19 के बी में कहेगा तो इसमें एक सभा, इसमें क्या कर 19 के बी में है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। 19 के सी में कहेगा तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और 19 के डी में हो जाएगा देश में कहीं घूमने की स्वतंत्रता है। और 19 के जो ई है इसमें देश में कहीं बसने का, यानी कि जब घूमने चल जाइएगा तो वहाँ पे निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद एफ छोड़ दीजिए, इसके बाद जी में क्या है तो कहीं भी आप निवास कर लिए तो वहाँ आप धंधा यानी कि रोजगार करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। और जो एफ में क्या था तो पहले जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत 19 के एफ से निकालकर संपत्ति का अधिकार को 300 के क में रख दिया गया और जो संपत्ति का अधिकार है वर्तमान में विधिक अधिकार हो गया है। आगे बढ़ेंगे, 65 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया? तो ये संविधान संशोधन हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 66 नंबर है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? तो पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे उस राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति, तो सबसे बड़ी संसदीय समिति हो जाएगा इसमें प्राक्कलन समिति। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्राक्कलन समिति गठन 1950 में किया गया था और इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। लोकलेखा समिति गठन हुआ था 1921 में और इसमें से 15 जो सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। आगे देखेंगे, 68 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आगे बढ़ेंगे, 69 नंबर है, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय का ज्ञान हो? तो ये राज्यपाल करते हैं 1/6। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 70 नंबर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवादों में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक को सही सुमिलित कीजिए। इधर है भौतिक राशि और इधर है मात्रक, तो इसे सही सुमिलित करना है। तो जो पदार्थ के परिणाम है, पदार्थ के परिणाम के मात्रक होता है मोल।
ताप के मात्रक हो जाएगा केल्विन, और द्रव्यमान के एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई के एसआई मात्रक होता है मीटर। तो ये मिलान करना था जो कि कर दिया गया है। आगे देखेंगे 72 नंबर में कह रहा है कि वेग के विमीय सूत्र क्या होता है। तो वेग के जो मात्रक होता है ये होता है मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग के विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया मात्रक, तो इसका हो जाएगा m के पावर 0 और मीटर के हो जाएगा l, और पर सेकेंड है तो t पे क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 नंबर है घर्षण गुणांक का मान होता है। तो घर्षण गुणांक के जो मान होता है 0 तथा 1 के बीच होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 74 नंबर क्वेश्चन है जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है। ये कह रहा है कि पानी के नीचे कितना रहता है, तो पानी के नीचे रहता है 9/10 भाग, और ऊपर कितना रहता है तो 1/10 भाग। ऑप्शन हो जाएगा बी। 75 है निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो इसमें से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसमें हो जाएगा कैथोड किरण है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 76 नंबर है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोताएं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोताएं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 16.6 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 77 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसे देखना है। कथन देखते हैं श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होते हैं। तो श्रेणी क्रम के समूहन में जो धारा समान होता है तथा वोल्टेज अलग अलग होता है, ये कथन जो है सही है। दूसरा कथन देखेंगे समानांतर क्रम में समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता क्या होती है तो समान होती है, ये भी सही है। एक बार फिर से देखते हैं श्रेणी क्रम के समूहन में क्या होता है कि धारा समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन समानांतर क्रम में होता है कि समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टेज क्या होता है समान होता है। तो इसमें दोनों सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। 78 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है। तो इसमें से समांग मिश्रण के उदाहरण हो जाएगा चीनी या नमक का जलीय विलयन तथा हवा। यहाँ पे हवा होगा, तो इसमें से 1 और 2 दोनों समांग मिश्रण के उदाहरण है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। बारूद जो समांग मिश्रण के उदाहरण नहीं है और कुहासा भी नहीं है। आगे देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी कि एटम का भाग नहीं है। तो इसमें से फोटोन भाग नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 80 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव्य सोडियम शीतल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जो कि गलत है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कह रहा है कि शीतल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं तो D2O का यानी कि भारी जल का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखते हैं बी कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, और ये सही है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कौन सा कथन सही है, तो इसमें से बी सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 81 नंबर हो जाएगा जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो जल गैस मिश्रण होता है CO+H2 का। ऑप्शन हो जाएगा सी। 82 है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सत्य है। तो यह अम्लीय प्रकृति का है, तो ये सही है। ये कौन सा प्रकृति का होता है, तो यह होता है अम्लीय। 83 नंबर है बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है। तो बैकेलाइट जो बनता है ये फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बनता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 84 नंबर क्वेश्चन है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में कैसे मदद करता है। तो प्रशीतन खाद्य परीक्षण में ये मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। ऑप्शन हो जाएगा बी। 85 है निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन हो जाएगा डी। और इससे क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड से कैसा गंध आता है। तो इससे आता है सड़ी अंडा जैसा। कैसा आता है गंध, तो सड़ी अंडा जैसा। और सड़ी मछली जैसा गंध किस में आता है, तो ओजोन में।
यहाँ O3 होता है ओजोन में। आगे देखेंगे 86 नंबर हो जाएगा, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। ऑप्शन हो जाएगा ए। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो कीट के जो पैर होता है 6 होता है, कीट के जो पैर होता है 6 होता है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा कीट नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी कितना पैर होता है? तो मकड़ी के 8 पैर होता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी जो खटमल है, मच्छर है, घरेलू मक्खी, ये सभी कीट के अंतर्गत आता है। 88 नंबर देखेंगे, एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। तो ये निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। 89 है, कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड तथा प्रोटीन से। ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी दोनों। 90 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है? तो ये नील हरित शैवाल के साथ मिलाने से। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 91 नंबर है, निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? जो ट्रिप्सिन है ये बदलता है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। और कहेगा पेप्सिन, जो पेप्सिन एंजाइम है ये बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। आगे बढ़ेंगे, 92 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कह रहा है कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसमें हो जाएगा पनीर। ऑप्शन हो जाएगा ए। 93 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है विटामिन D3 को। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? तो पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक इसमें से कह रहा है कि कौन सा खनिज है? तो इसमें हो जाएगा कैल्शियम, लौह तथा सोडियम। इसमें हो जाएगा सभी। 95 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो यक्ष्मा तथा कुष्ठ दोनों के चिकित्सा के लिए उपयुक्त हो जाएगा इसमें एमिनोसैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन हो जाएगा ए। और इसके आगे मैथ है तो देखते हैं, 96 में दिया गया है ए अनुपात बी प्लस सी बराबर कितना दिया है? तो 1:3 दिया गया है। सी कोष्ठ में ए प्लस बी अनुपात हो जाएगा 5:7। और इसके बाद कह रहा है कि बी अनुपात सी प्लस ए के मान ज्ञात करें। तो इसे ज्ञात करने के लिए ए बराबर क्या हो जाएगा? बी प्लस सी हो जाएगा। अनुपात में क्या दिया गया है? तो 1:3 दिया गया है। तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ए बराबर लिख सकते हैं बी प्लस सी, ये हो जाएगा 3। एक तो ये हो गया और एक यहाँ से हल कीजिए। सी बराबर दिया गया है सी और ए प्लस बी के जो अनुपात दिया गया है ये है 5:7। तो यहाँ से ए के मान और यहाँ से सी के मान निकाल लीजिए। तो सी के मान क्या हो गया? 5a प्लस बी और यहाँ से हो जाएगा 7। और इसी के हल कीजिएगा, तो इसी का हल करने पर और यहाँ पुट कीजिएगा मान, तो इसका आंसर आ जाएगा। मोबाइल पे स्पेस नहीं है तो यहाँ हल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर देखेंगे, एक काम को 8 पुरुष और 4 स्त्रियां 12 दिन में करते हैं। यदि उसी काम को 8 स्त्रियां करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा? कह रहा है कि एक काम को 8 पुरुष और 4 स्त्रियां 12 दिन में करते हैं। यदि उसी काम को 8 स्त्रियां करें तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा? तो देखते हैं। 8 पुरुष प्लस 4 स्त्रियां मिलकर किसी काम को कितने दिन में करती है? 12 दिन में। और वही कह रहा है कि यदि उसी काम को 8 स्त्रियां करे तो कितना दिन में करेगी? तो मान लीजिए x दिन में करेगी। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि स्त्री का अनुपात, यानी कि कंपेयर नहीं किया है कि कितना स्त्री कितने
आदमी के बराबर हैं ये दिया होता तब ये हल कर पाते। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो ये हल क्वेश्चन जो है हल करने के लायक नहीं है, क्योंकि स्त्री की क्षमता और आदमी की क्षमता नहीं दिया गया है। जब क्षमता दिया होता तभी ये हल कर पाएंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तय नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 98 नंबर है, मनोज ने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी, बताएं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितने में बेचना होगा। तो कह रहा है कि प्रति पेंसिल जो है ये 5 पैसे की दर से खरीदा है, प्रति पेंसिल जो है ये 5 पैसे की दर से खरीदा है। तो बताएं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, कह रहा है 20% जो लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितना में बेचा जाएगा। तो ये भी प्रति पेंसिल की बात कर रहा है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए तो निकालिए, तो 20% लाभ यानी कि 120 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100। तो ये कटाइए, 20 बार में 6 बार में हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो एक पेंसिल से कितना बेचना होगा, तो 6 पैसे प्रति पेंसिल बेचना होगा, तब उसे 20% लाभ होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 99 नंबर हो जाएगा। ए 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 3 माह के बाद बी 50,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया और कह रहा है कि वर्ष के अंत में 23,500 रुपये के लाभ हुआ। तो ए का हिस्सा बी से कितना अधिक होगा। तो देखते हैं, जो ए है, ए कितना रुपया लगाया है, तो ये लगाया है 80,000 और 80,000 लगा के यानी कि वर्ष में के अंत में करा, तो ये कितना दिन रहा, 12 महीना। और बी क्या किया, तो 3 महीना बाद आया, तो ये कितना दिन रहा, 9 महीना। और ये कितना लगाया है, तो ये लगाया है 50,000। 4 जीरो से 4 जीरो कटा दीजिए, उसके बाद 3 से कटाइए, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो अनुपात कितना हो गया, तो ये 8 चौके 32 हो जाएगा और अनुपात ये हो जाएगा 5 15। और ये हो गया ए का और ये हो गया बी के। तो कह रहा है कि ए के हिस्सा बी से कितना अधिक है। तो ए के हिस्सा जो है बी से कितना अधिक है, तो इससे कितना हो जाएगा, 17 अधिक है। तो 17 और इसका लाभ कितना है, तो यह है 23,500। लाभ जो है टोटल कितना है, यहाँ से हटा के लिखते हैं, टोटल जो लाभ है ये हो जाएगा 23,500। 23,500 टोटल लाभ है। और ए के जो कितना अधिक है, तो ये 17 अधिक है और नीचे हो जाएगा 32 प्लस 15 जोड़ के कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 47। तो ये कितना बार में कटेगा 47, 235, तो ये कटेगा 5 बार में। तो यहाँ हो गया 17 5 85 और प्लस में ये दो जीरो बच रहा है, तो कितना हो जाएगा 8500 एक अधिक होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हिस्सा बी से कितना अधिक होगा, तो 8500 अधिक होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन है। वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.5 रुपये वार्षिक की हानि होती है, तो उसकी पूंजी रुपए में बताइए। जब कह रहा है कि जो उसकी ब्याज की दर 11.5% से घटकर 10% रह जाती है, तो व्यक्ति की कितनी वार्षिक हानि हो रहा है, तो ये 55.5 रुपया। तो कितना पे 55 रुपये हानि हो रहा है, तो घटा दीजिए, तो अंतर कितना हो गया, 1.5 हो गया। और इतना पे कितना इसको हानि हो रहा है, तो 55.5 हानि हो रहा है। तो 100 पे कितना होगा, तो उसकी पूंजी पूछ रहा है, तो 100 पे निकाल लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1.5। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, इसे कटाइएगा तो 3 5 15 और यहाँ कटाइएगा तो 20 5 100। फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 के 24 और 3 5 15। अब इसे गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 हो गया, 8 दूनी 16, 16 1 17 और 2 81 3। तो ये हो गया 1 जीरो यहाँ से, तो 3700। टोटल इसकी पूंजी कितनी थी, तो 3700। 3700 किस ऑप्शन में है, तो 3700 ऑप्शन डी में हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी करते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।